Hello, students. Good morning to all. Good morning, and welcome in the series of the IPMET previous year questions. I'm going to discuss the IPMET 2023 MCQ. Yes, multiple choice questions हम लोग डिस्कस करेंगे. So in this video, I will discuss question number 1 to question 5. आपका आईपीमेट एग्जाम्स आने वाला है 2024 का. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक बार जरूर सॉल्व करने चाहिए. डन विद योर सिलेबस. चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द आईपीमेट 2023. तो आईपीमेट 2023 में द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है बट आपके ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लिए गए हैं. ठीक है, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज इन द लास्ट ईयर दे आस्क्ड टोटल 30 क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू सेक्शन. तो एमसीक्यू सेक्शन में मैं 5 क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊंगी. तो चलिए डिस्कस करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द लॉगरिथम्स एंड द कंसेप्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. दोनों का कंसेप्ट साथ में यूज हुआ है. यू कैन पॉज माई वीडियो एज यूजुअल एंड यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ. मैं हमेशा जब लॉग एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं हमेशा बोलती हूँ लॉग में जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. यहाँ पे cos x sin x, यहाँ पे sin x cos x, और हमें एक फॉर्मूला पता है log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log of b टू द बेस a, या फिर log of a टू द log of b, एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस सेम कर लेती हूं. तो अगर फर्स्ट वाला पार्ट है log ऑफ साइन x टू द बेस ऑफ cos x, आई कैन राइट दिस 1 अपॉन log ऑफ साइन x टू द बेस ऑफ cos x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2. अगर आप ध्यान से देखो, बोथ द वैल्यूज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट. अगर मीन्स आप इस वैल्यू को y लेते हो तो दिस वैल्यू इज 1 अपॉन y एंड दिस इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वल टू 2. और बच्चे ये इक्वल टू केवल तभी पॉसिबल हो सकता है अगर दोनों वैल्यू इंडिविजुअली 1 1 हो. देयर इज नो एनी अदर चांस, बिकॉज दोनों वैल्यू इक्वल है एंड दोनों का समेशन अगर इक्वल टू 2 है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, बोथ द वैल्यू शुड बी इंडिविजुअली 1. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द अलजेब्रा. ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है 1 + 1 = 2. इट मींस ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. और अगर दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, दोनों वैल्यू इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 मींस log ऑफ sin x टू द बेस ऑफ cos x इक्वल टू 1. तो बेस cos x पावर 1 इक्वल टू sin x, एंड cos x इक्वल टू sin x आंसर दिए हैं क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में. चलो आपको लेके चलती हूँ क्वाड्रेंट्स में. बच्चे cos x और sin x सबसे पहली बात इक्वल होंगे 45 डिग्री. 45 डिग्री मींस π/4, लेकिन π/4 आपके पास चारों ऑप्शंस में है. सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें cos π/4 और sin π/4 हमेशा 1 बनेंगे, मतलब सॉरी हमेशा सेम बनेंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो n पाई मतलब हाफ क्वाड्रेंट है, ये तो नहीं होगा. ये तो बिल्कुल भी नहीं n π/4. अगर आप यहाँ पे 2n पाई प्लस π/4 की बात करते हो, 2 पाई का मतलब है पूरा फर्स्ट एक सर्कल. तो अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो 2 पाई प्लस π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट. n की वैल्यू 2 लेते हो तो 4 पाई फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी प्लस और माइनस का झंझट नहीं है. वहां पे cos π/4 sin π/4 दोनों ही प्लस में होंगे और दोनों ही आपके पास इक्वल होंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रिजल्ट देता है और कॉस नेगेटिव रिजल्ट देता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है और साइन आपका नेगेटिव रिजल्ट देता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यहाँ पे cos π/4 एंड sin π/4 दोनों इक्वल टू आपके पास होंगे. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. अगर नहीं है तो आप दोबारा से सुनो कि मैंने क्या क्या समझाया. अब हम चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 इतना प्यारा सा क्वेश्चन है कि इसमें स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा है द इक्वेशन x² + y² - 2x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हम लोग जनरली ये सोचते हैं
कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और यहां पे टिक करके आप गलती कर सकते हो, क्योंकि सर्कल की इक्वेशंस में आपके पास में रेडियस होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करें, दिस इज x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। h एंड k आर द पॉइंट्स ऑफ सेंटर, राइट। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का वैल्यू 1 है, तो आई नीड ओनली प्लस 1। देन प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y, तो 2ab, तो 2y, तो b का वैल्यू 2 है, तो इट मींस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड 4 प्लस 1 इज 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चा दिस इज बेसिकली x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप सोचो, अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हो, तो h एंड k आर 1 एंड 2 बट रेडियस 0। क्या कोई ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है? उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, नॉट द स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियसली नहीं था, ठीक है, एलिप्स भी नहीं था। सर्कल एंड पॉइंट में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे, तो बहुत अच्छा कैच था इस क्वेश्चन में। सो आंसर इज द दिस रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आराम से रीड करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अ goldsmith bought a large solid golden bowl at, कितना है ये, 10 लाख ना, ठीक है, यूनिट 10,000 10,000, ठीक है, लाख 10 लाख, एंड मेल्टेड, उन्होंने थोड़ा पॉइंट गलत जगह पे लगाया, ओ सॉरी कॉमा, एनीवेज, एंड मेल्टेड इट टू मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल beads such that the radius of each beads was 1/5, radius of each beads 1/5 of the radius of the original ball. Assume that the cost of making golden beads is negligible. Cost of making कुछ नहीं है. If the goldsmith sold all the beads at 20% discounts on the listed price and made a profit of 20%, then the listed price of each golden beads. बच्चे आपसे each golden beads का प्राइस पूछा है, तो सबसे पहले तो हम ईच गोल्डन पीस की बात करेंगे ना। जब हम यहाँ पे गोल्डन बीड्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा स्पेरिकल, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा स्पेरिकल्स। और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है। अगर ये बड़ा वाला बीड है और इसकी रेडियस में आर लेती हूं, तो जो उसने छोटे 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 बीड्स बनाए हैं, उनका रेडियस 1/5 ऑफ आर होगा। और कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 4/3 पाई, तो चलो ठीक है, मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, सब में कॉमन आएगा, पहली वैल्यू 1/5 का क्यूब, ठीक है, 1/5 और आर का क्यूब, 4/3 कैंसिल है। तो अगर आपके पास ये वैल्यू आर क्यूब बाई 125 आई है, तो इसका मतलब है आपके पास टोटल 125 स्मॉल बीट्स बनेंगे। द फर्स्ट थिंग 125 बीट्स बनेंगे। और अगर सबका कॉस्ट था आपके पास यहाँ पे लाख, डिवाइडेड बाई आप 125 करते हो, तो 125 अगर आप बच्चे करोगे, तो 125 से आपको हर एक बीड का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, हर एक बीड का कॉस्ट प्राइस। इज दैट क्लियर और नॉट? पहले मुझे यहां तक बताइए। तो 125 से अगर आप 8 पे कट करते हो, तो 1000 कट होता है, तो हर एक बीड का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 है। सो द वेरी फर्स्ट टास्क वॉज कि अगर आप यहाँ पे 1/5 रेडियस है, अगर आप उसको मेल्ट कर रहे हो, तो 125 स्मॉल बीड्स बनेगा, हर एक बीड का जो कॉस्ट प्राइस आया दैट इज 8000। तो सबसे पहले तो यहां से ये पता होना चाहिए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना बना। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, और आपके पास मार्क प्राइस है। उसने बोला कि उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मींस अगर कॉस्ट प्राइस इज 100, देन द सेलिंग प्राइस शुड बी 120।
एंड दिस सेलिंग प्राइसेस आफ्टर गिविंग द 20% डिस्काउंट, मींस एमपी पे अगर आप 80% पे सेल करते हो तो दिस वैल्यू शुड बी 120। करेक्ट है? तो यहां से 40 से और 40 से 3 2 से ये आपका 50, तो एमपी का वैल्यू आ जाएगा 150। तो मार्क प्राइस इज 1.5 टाइम्स, तो अगर सीपी 8000 है तो 1.5 मींस ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12,000। तो हर एक बीट का जो मार्क प्राइस होगा, लिस्टेड प्राइस बोलो या मार्क प्राइस बोलो, दैट इज द 12,000। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूं। आपके पास जो छोटी छोटी बीड्स हैं वो 1/5 ऑफ द बिगर रेडियस। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आर क्यूब, और इधर 1/5 का आर क्यूब, और ये अगर टोटल इक्वेट करना है तो 1/25 ऑफ आर क्यूब। दैट मीन्स आपके पास टोटल 125 स्मॉल बीट्स होना चाहिए। अगर टोटल बीट्स का जो प्राइस है दैट इज द 10 लाख, 125 अगर आप करते हो तो 8000 आपका कोस्ट प्राइस होगा। अब उसने बोला कि कोस्ट प्राइस, मान लो इफ आई अज्यूम्ड कि कोस्ट प्राइस इज 100, आपको 20% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस शुड बी 120, बट दिस सेलिंग प्राइस should come after giving the 20% discount. That means you are selling the product at 80%. तो यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एमपी का वैल्यू आ जाएगा 150। 150 का मतलब है 1.5 टाइम्स ऑफ सीपी, और 1.5 टाइम्स ऑफ सीपी तो 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 आपका लिस्टेड प्राइस होगा फॉर ईच बीड्स। हर एक बीड का आपका लिस्टेड प्राइस 12,000। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, भले उसने लैंग्वेज दी, बस आपको ये 1/5 से 125 समझ में आ जाना चाहिए। वहां से आपको कोस्ट प्राइस निकल जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू दिस ओनली। ठीक है? क्लियर है बच्चे? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये वाला वो क्वेश्चन है कि अभी करो, छोड़ के नहीं जाना, अभी करो इस क्वेश्चन को। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला है अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज अलोंग द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, दिस इज द स्क्वायर फील्ड। और साइड कितनी है? अगर स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है। अगर स्क्वायर फील्ड है तो इसका मतलब है साइड जो है वो इक्वल है। The first side is covered with the speed of the 100 kilometer per hour. For each subsequent side, the speed is increased by 100. मतलब this is 200, this is 300, and for this side is 400 kilometer per hour. What is the average speed? बच्चे, एवरेज स्पीड में इफ डिस्टेंस इज इक्वल, ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज स्पीड होती है n/1/s1, 1/s2, 1/s3 अप टू 1/sn। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इफ द डिस्टेंस इज इक्वल, जितनी भी डिस्टेंस आपके पास इक्वल है, जितनी भी डिस्टेंस आपके पास इक्वल है उतना ही n/1 तक, एंड यहां पे चार साइड इक्वल है। तो 4/1/100, 1/200, 1/300, 1/400। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1200। तो 1200 में दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 3, एंड 1200 ऊपर चला जाएगा। तो 4 इंटू 1200 इज 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25। 25 से ये 100 पे कट करोगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 इंटू 12 48, and 48 into 4 is 192 kilometer per hour. So C is the correct answer. अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो बहुत लेंदी है और जो आपसे शायद अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से कवर किया तो आपसे नहीं होगा। सो इफ द साइड्स n sides are equal, then the average speed is n/1/s1, 1/s2 plus 1/sn and so on. So this is the formula for average speed. So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इजीली हम लोगों ने कर लिया। Now move on the question number 5. Fantastic question of the concept of the factor. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज हुआ है और फैक्टर का कंसेप्ट यूज हुआ है। हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर्स? द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली चूजन पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस, पॉजिटिव डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब होता है फैक्टर, वो होना चाहिए इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द 10 to the power 2001। प्रोबेबिलिटी की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है
desired outcome divided by the total outcome. This is the concept of the probability, right? Desired outcome divided by the total outcome. This is the concept of the probability. तो अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो बच्चे 10⁻2023 से सबसे पहले 10⁻2021 बाहर रख दो, बचेगा, सॉरी 2021 नहीं है, 2001 है, 2001, तो ये बचेगा 10⁻22। क्योंकि अगर ये वैल्यू मैंने बाहर रख दी, बाकी जो भी कुछ है वो इसका मल्टीपल है, तो इट मींस आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं डिजायर्ड आउटकम में। तो 10⁻22 को आई कैन राइट 2⁻22 एंड 5⁻22, क्योंकि जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो बेस शुड बी प्राइम और पावर प्लस वन, तो दिस इज 23 इंटू 23 मीन्स 23 का स्क्वायर। 10⁻2023 में 23 के स्क्वायर्स इतने, मतलब 23 का स्क्वायर आई मीन 529 फैक्टर ऐसे होंगे विच आर द मल्टीपल ऑफ द 10⁻2001। आपको जिसका भी फैक्टर चाहिए ना उसको बाहर रख दो और बाकी वैल्यू जो अंदर बची वो सब, जितने भी फैक्टर्स आप कैलकुलेट करोगे वो सब उसके मल्टीपल्स होंगे। ऐसा क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछा था आईपीमेट ने, कंसेप्ट ऑफ द मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डिजायर्ड आउटकम मुझे मिल गया, डिजायर्ड आउटकम इज 23 का स्क्वायर। नाउ द टोटल आउटकम मींस इसके टोटल फैक्टर, तो आप लिखोगे 2⁻23, 5⁻2023। तो फैक्टर टोटल पावर प्लस वन एंड पावर प्लस वन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो आंसर हो जाएगा 23 का स्क्वायर एंड 2024 का स्क्वायर, सो आंसर इज 2। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत मेजर कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ अ सर्टेन मल्टीपल, लाइक मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन नंबर। कोई सर्टेन नंबर के मल्टीपल भी हो और किसी दूसरे नंबर के फैक्टर भी हो, कैसे, जिसका मल्टीपल चाहिए उसको बाहर रख दो, बाकी जो बचा उसका फैक्टर निकाल दो। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 to 10. I already discussed the short answers of IPMET 2023, तो आप लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। So thank you so much guys, bye bye, take care, have a nice day.